नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के कार्यक्रम निवेश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आपको खूब ढेर सारी बधाइयां देता हूं अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की। आज हमारे कार्यक्रम में पधारी हैं कंचन विधानी जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और साथ ही आए हैं हमारे बीच में विनोद सोनी जी, जो कि वित्तीय सलाहकार हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अक्षय तृतीया का त्यौहार है, निवेश की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और निवेश किस तरह से करना चाहिए, वित्तीय सलाहकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट की देखरेख में अगर हो, तो दर्शकों मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। आप अपने कागज़ और कलम को उठा करके अपने प्रश्नों को नोट कर लें। यहाँ पर जो है आप हमसे सीधे जुड़ करके, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0090। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। आप हमसे सीधे जुड़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल करिए, प्रश्न पूछिए और उत्तर लीजिए। चलिए तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद सोनी जी, आपसे। विनोद सोनी जी, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि निवेश, जैसे अक्षय तृतीया है तो आज जनरली सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से, वैसे तो सभी गोल्ड में निवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि निवेश का मतलब क्या है। निवेश आप किस तरह से देखते हैं? अतुल जी, सर्वप्रथम मैं दर्शकों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से। देखिए कितना पावन दिवस है ये, कितना जी। अच्छा दिन है जब हम निवेश की चर्चा कर रहे हैं। अक्षय तृतीया में कहीं न कहीं शास्त्रों में भी हमारे निवेश के बारे में इसका महत्व बहुत अच्छे से बताया गया है। निवेश का मतलब ये है कि जो भविष्य में आने वाली आर्थिक ज़रूरतें, जो कि नोन भी हो सकती हैं और अननोन हो सकती हैं, जी। अनायास भी आ सकती हैं, उनके लिए आपको, आप जो भी कमाई करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत आपको अपने भविष्य की आने वाली आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बचाना चाहिए। उसी को हम निवेश कहते हैं। निवेश जी, बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप यूं समझें कि जो भविष्य में फ्यूचर अनसर्टेनिटी या फ्यूचर में जो होने वाली ज़रूरतें हैं वो हमें नहीं पता, ना ही हमें मतलब दिखाई या हमें प्रतीत भी नहीं होता। हम कई बार केवल एक आस, एक मैनेजमेंट की उसमें व्यवस्थाओं की सहायता से ये आकलन कर लेते हैं कि हमें भविष्य में इतनी ज़रूरत होगी, लेकिन भविष्य का हमें बिल्कुल नहीं पता रहता। तो अच्छी बात है कि यहीं से जो है हम अपना निवेश आरंभ करते हैं और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कंचन जी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि निवेश तो ये बचत, निवेश, ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन उस पर टैक्स को लेकर के या हमें कितना कर देना है या कितना कर का दायित्व बनता है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और 31 मार्च के बाद ये कहें कि इसकी लास्ट डेट क्या होती है, उसके बारे में पहले बताएं, और फिर जो है हमें ये भी बताइए कि कर दायित्व किस तरह से हमारे निवेशों पर उत्पन्न होता है जिसकी गणना की जाती है। बिल्कुल सर। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सर जानना चाह रहे हैं कि हमें इसका इनकम टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा, तो आपको जानकारी हो कि सरकार ने लास्ट बजट में ही न्यू स्कीम, जो न्यू रिजीम जिसके नाम से जाना जाता है, और ओल्ड रिजीम, दो रिजीम बना दी इनकम टैक्स की। पहले ऐसा कुछ व्यवस्था हुआ करती थी कि आपको एक स्पेसिफाइड जो इन्वेस्टमेंट करने रहते हैं, जो टैक्स सेविंग स्कीम्स में आप करेंगे तो उसका आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। बट इस पिछले 2023 बजट से उन्होंने आपको मुक्त करके आपको नई रिजीम ला दी, जिसमें उन्होंने लास्ट बजट में तो उन्होंने और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया टैक्स रेट को, जिससे आपको फ्रीडम मिल गया। आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से। आप जहाँ चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको लॉक इन पीरियड या जो भी चीज़ें हैं उससे फ्री कर दिया। हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए कि ये फैसिलिटेट किया गया है निवेशकों को कि अब वो जो है गोल बेस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड निवेश करें। जी। हम हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारा जो निवेश हो सुरक्षित हो
और किस किस समय हमें निवेश करना चाहिए जो अच्छा हमें लाभ दे सके और जिसमें ज्यादा झंझट और आसानी से निवेश हो सके और पैसा की हमारी प्राप्ति भी आसानी से हो सके। जी जी, मतलब इन्होंने एक ही प्रश्न में तीन बातें पूछ ली हैं। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपके लिए है विनोद सोनी जी। जी उनका प्रश्न है कि हमारा निवेश किस तरह से सुरक्षित हो, अधिक लाभ दे और हमें ज़रूरत के समय पर वो प्राप्त हो जाए। तो मतलब इनका प्रश्न जो है बड़े ही सरल भाषा में नंद स्वरूप जी ने बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछा है कि सुरक्षा भी होनी चाहिए, लाभ भी अधिक से अधिक हो और लिक्विडिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड भी उनके लिए आसानी से मुहैया हो जाए। तो नंद किशोर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। देखिए क्या है कि निवेश वहाँ सुरक्षित होता है जो संस्था किसी रेगुलेटेड बॉडी से रेगुलेटेड हो। जैसे कि आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक हमारा आरबीआई से रेगुलेटेड है। पोस्ट ऑफिस अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, रेगुलेटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और निवेश अगर जैसे म्यूचुअल फंड है या एसआईपीज़ हैं तो ये हमारे सेबी से रेगुलेटेड हैं। इनको एक रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि किसी रेगुलेटेड बॉडी से रेगुलेटेड हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आप निवेश करें उसके दस्तावेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, जल्दबाजी उसमें ना करें। तीसरी चीज़, किसी अथराइज व्यक्ति से के माध्यम से आप लोग वहाँ पर निवेश करें, उसका एटलीस्ट कुछ भी पेपर पार्ट उसको देखें, उनके आईडी कार्ड चेक करें। और रेगुलेटेड बॉडी में जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो 100% सुरक्षित है, बशर्ते आप उसके दस्तावेज, नियम कानून अच्छे से पढ़ लें। ना समझ में आए तो जो व्यक्ति आपके सामने आया है उसको आप बोलें कि भाई तुम मुझे पढ़ के बताओ। उसमें बिल्कुल भी बगैर देखे किसी भी चीज़ों में दस्तखत ना करें। दूसरी चीज़, फ़ोन पे और इन सब चीज़ों से सावधान रहें। व्यक्ति के माध्यम से ही इन्वेस्ट करें, टेलीफोनिक माध्यम से इन्वेस्ट ना करें। एक तो ये कुछ सावधानियां हैं। दूसरा, जहाँ तक पैसे निकालने की बात है तो आजकल सब डिजिटाइज्ड हो गया है, सेकंडों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप अपने उस व्यक्ति से जिसके माध्यम से, मैं समझता हूँ कि इनको जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह या बैंक वगैरह में सब जगह समझ करके करेक्ट निवेश करना चाहिए। Correct. हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन जी। विपिन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, और मैम को, सर को भी नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी 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 चाह रहा था कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं, अगर जो लोग म्यूचुअल फंड या चीजों में निवेश कर चुके हैं, तो सर क्या उन लोगों को रोजाना या फिर म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर चुके हैं, जो निफ्टी और सेंसेक्स से क्या अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, या इस पे बाजार नीचे या ऊपर हो रहा है, क्या इसको मतलब सेंसेक्स और निफ्टी पे अपने आप को जानकारी रखना जरूरी है या फिर कोई जरूरी नहीं रहता? जी जी, मैं समझता हूँ ये प्रश्न फिर आप ही के लिए है। और इनका प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि निफ्टी और सेंसेक्स की जानकारी क्या निवेश करने के बाद भी मुझे जो है बराबर लेते रहना चाहिए? जैसे शायद इन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करके रखा है, तो इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। और उसके बाद जो है मैं म्यूचुअल फंड और सेंसेक्स ये स्टॉक के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं नाम नहीं सुन पाया ध्यान से। विपिन जी। विपिन जी, देखिए क्या है कि हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से संपर्क करके और आप निवेश करें। म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा लंबे समय के लिए दीर्घकालीन होने चाहिए। आप रोज़ अगर आप उसको टाइमिंग करेंगे, रोज़ देखेंगे, तो आपको मानसिक अशांति होगी। और उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी अगर नहीं है तो आप वो एक्सपर्टीज़ जिसके पास है आप वो सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अपने उद्देश्यों को आपने जैसा कहा कि अपने एडवाइजर या अपने सलाहकार को विस्तार से बताएं, जी, जिससे वो क्या करेगा कि भाई ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली वो उस तरह का फंड निवेश कराएगा, उसी हिसाब से फंड ढूंढेगा कि कितने समय के लिए क्या रिटर्न कैसा मिलेगा। आप अपनी जानकारी के लिए निफ्टी और सेंसेक्स को देखें, पढ़ें, समझें, वो एक अलग चीज़ है। बट जो है जैसा आपने कहा कि एक लंबे समय के लिए निवेशित रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, बट आप डेली का फ्लक्चुएशन से आप डिस्टर्बेंस फील करेंगे। वो एक एवरेजिंग आपको रिटर्न मिलता है जो कि आपके उद्देश्य, जो आपके वित्तीय गोल हैं उसकी पूर्ति करता है। कंचन जी, मेरा प्रश्न अब आपसे है
कि बेसिकली क्या है, निवेश करने के बाद अब उस पर जो प्रॉफिट, जैसे मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ या कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, तो इन अलग अलग एवेन्यूज में निवेश करने के बाद कर दायित्व किस तरह से आकलन किया जाता है अपनी इनकम में। अगर कोई एसएससी जो इंडिविजुअल है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी की गणना करना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड के निवेश के लाभ को किस तरह से गणना करेगा, या स्टॉक मार्केट में हुए लाभ की गणना किस तरह से करेगा, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, ये कोविड के बाद से हमने देखा है काफ़ी लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट में बढ़ा बिल्कुल है। सही कह रहे हैं और एक डाटा के आधार पर हाँ। निकल करके आया था कि बिटवीन आफ्टर कोरोना 50% जो है डीमैट अकाउंट होल्डर्स बढ़ गए हैं। राइट राइट। तो बिल्कुल, उस वजह हाँ। से क्या रहता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी AIS और TIS रिपोर्ट में आ जाती है। जी। तो जो भी एक एसएससी हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सारी जो भी ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन रहते हैं उसमें 1 लाख तक की हमें छूट रहती है, जो जी। भी गेन हुआ है उसमें 1 लाख तक हमें छूट रहता है। शॉर्ट टर्म हमारा जो स्लैब रेट रहता है उसके हिसाब से टैक्सेबल होता है, और 1 लाख से ऊपर जो लॉन्ग टर्म रहता है वो 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। पर मेरा ये कहना है कि चाहे लॉस हो या गेन हो या प्रॉफिट हो, आपको नुकसान है या फ़ायदा है, दोनों चीज़ें आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखाइए। अगर नुकसान है तो हम अगले सालों में उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जब अगले साल हमें कुछ फ़ायदा होता है तो वो उससे सेट ऑफ हो जाता है इनकम और टैक्स वहाँ पर के हम नियमों टैक्स के का लाभ हिसाब ले से। सकते हैं। जी जी जी। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ अभी दर्शकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम बताएं ना बताएं, डिपार्टमेंट के पास वो जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे विनोद जी ने बताया था, जो रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास भेजे जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस पैन नंबर पे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो ये ज़रूरी है सभी के लिए कि वो अच्छे से अपना आकलन करें और उनको रिटर्न में दिखाएं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो अकॉर्डिंगली टैक्स लॉ के हिसाब से वो भरे। भरें। बहुत अच्छी बात है कि भाई देखिए, अगर आप सही तरीके से आकलन नहीं करते हैं तो समस्या आप ही को झेलनी पड़ेगी, जी जी। और भविष्य में आप जो है फिर अलग अलग ऑब्लिगेशंस को फेस करेंगे, अलग तरह की परेशानियां आपके पास आएंगी। तो इससे बढ़िया है कि सही टैक्स का निर्धारण करके उचित मात्रा में जो है कर भरें। विनोद जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति या मतलब मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि यार आज में जियो, हमें कल की चिंता नहीं है, कल किसने देखा है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि निवेश न करने के क्या नुकसान हैं? अगर उनको ये बात समझ में आए तो ये जो आज में जीते हैं, कल की बिल्कुल चिंता नहीं करते, उनको कोई फिक्र नहीं पड़ता कि कल जो है किसने देखा है, नो वन नोज कि कल क्या होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को आप किस तरह से समझाइश देंगे कि भाई निवेश नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, आप किस तरह की समस्याओं में आ सकते हैं? अतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अधिकांशतः लोग ऐसा ही सोचते हैं। जी। लेकिन पहले वर्तमान की परिभाषा अपने को निश्चित करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति के लिए वर्तमान है क्या। है क्या? वर्तमान में जीना बहुत अच्छी बात है, और वर्तमान में अगर हम अच्छे से जिएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, तो ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जो निवेश है वो भी वर्तमान में ही आता है कि आज हम वर्तमान में कितना निवेश कर रहे हैं। खूबसूरती से आपने बताया। ठीक जी। अब बात आती है कि ना करने के दुष्परिणाम बहुत बड़ी समस्या है सर। जी। आज हमारा देश युवा है, हाँ। 65% लोग हमारे युवा हैं, 35 साल से नीचे हैं, और ये आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन और आगे बढ़ेगी तो ये ओल्ड भी होंगे। और अगर हम वर्तमान में निवेश नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है, रिटायरमेंट की आने वाली है, कि आफ्टर रिटायरमेंट हु विल टेक केयर। तो आपके रिटायरमेंट की व्यवस्था आपको ही करनी है सर, किसी और कोई और करने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ओल्ड एज अच्छा रहे तो आपको आज निवेश करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों की बात करते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सन 1990 में IIT मुंबई की फ़ीस 100 रुपये हुआ करती थी, हॉस्टल का मिला के 251 रुपये हुआ करती थी, और आज की डेट में IIT मुंबई का एक्सपेंस लगभग 7 से 8 लाख रुपए साल का है। 90 से 2025 ऑलमोस्ट 35 साल के बाद जो है 100
250 लाखों में हो जा रहे हैं। तो आज जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उनकी हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो 200% 250% का हायर एजुकेशन में इन्फ्लेशन है। तो हम क्या चाहेंगे कि 18 साल बाद जब मेरा बेटा कॉलेज में जाए तो उसके पैसे के लिए क्या मुझे कहीं और हाथ फैलाना पड़ेगा? बहुत चीज़ें हैं, इसलिए निवेश करना बहुत आवश्यक है। आप कुछ नहीं, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में जो एफडीज होती हैं या और दूसरे टूल्स हैं जहाँ एफडी होती है, 500 रुपये महीने, हमारी एसआईपी 500 रुपये महीने से शुरू हो सकती है। जी जी। ठीक है, और छोटे अमाउंट से आप सेविंग कर सकते हैं। आपकी जितनी भी इनकम है, आप जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खर्चे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपके सेविंग है, निवेश है। और आप ये मत सोचें कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब सेविंग स्टार्ट करेंगे। आपकी जो भी इनकम है उसी इनकम से आप जो भी परसेंट कंफर्टेबली निकाल सकते हो आप निकालिए। जब आप सेविंग करने लगेंगे ना, तो जितना पैसा आप सेव करेंगे उतना पैसा कमाने का के लिए आपका माइंड काम करेगा, आपको एक मॉरल बूस्ट मिलेगा मेंटली। जब आपका दिमाग कहेगा कि मुझे और पैसा कमाना है तो आप उसके लिए और ज़्यादा काम और ज़्यादा करेंगे। एफर्ट लगेगा। ठीक है जी। तो इसलिए निवेश फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से निवेश की माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। और 500 रुपये रोज कमाने वाला भी सेविंग कर सकता है, 5 लाख रुपए रोज कमाने वाला भी सेविंग कर सकता है। दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो कंचन जी, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपन निवेश करेंगे, लाभ होगा, ठीक है, लेकिन ये जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का कंफ्यूजन बना हुआ है कि नए टैक्स पेयर जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं या जो व्यक्ति अब अपनी टैक्स फाइलिंग करने जा रहा है या जो ऑलरेडी टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो किस तरह से जाकर के अपने न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम को सेलेक्ट करें, पहले तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। जी अतुल जी, इस साल से ये सरकार का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। आप देखेंगे तो वो टाइमली कंप्लायंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में देखा जाए तो न्यू रिजीम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, वहाँ पर 25,000 रुपये की हमें रिबेट है। अगर टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक होती है तो वहाँ कोई टैक्स नहीं रहेगा। और यही हम ओल्ड रिजीम में देखते थे तो 5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देता था, क्योंकि वो 87A की रिबेट आती थी 12,500। अब इस साल हमें ये देखना रहेगा कि हमारा जो रिटर्न है वो हमने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि न्यू रिजीम को मैं आपका शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो मैं उसको SLL की तरह देखती हूँ। ऐसे मतलब स्ट्रक्चर जो है काफ़ी उन्होंने सिंपल कर दिया, सिंपल स्ट्रक्चर कर दिया। L फॉर लोअर टैक्स रेट, मतलब पहले जहाँ हमारा 5, 20, 30% टैक्स होता था, यहाँ 5, 10, 15, 20 ऐसे टैक्स रेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा अगर इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है तो हमारा टैक्स लायबिलिटी इसमें कम आता है। दूसरा, इसमें लेस डिडक्शंस, मतलब जो हम वहाँ पर ओल्ड रिजीम में हम चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस लेते थे 80C 80D, ये सारे डिडक्शंस यहाँ नहीं कर दिया, क्योंकि इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया कि कोई भी चाहे तो एक अपना टोटल इनकम, अपना जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है वो आपकी टोटल इनकम पे सीधा सीधा रेट लग के आता है। अब इसमें ये चीज़ है कि जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है ये साल उनके लिए क्रूशियल रहेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ हमें ड्यू डेट पे अगर हम करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम को उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, डिफ़ॉल्ट रिजीम है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने हाउसिंग लोन लिया है जिसमें आप सेक्शन 24B का डिडक्शन क्लेम करते हैं इंटरेस्ट का, या आपने NPS भी करा रखा है, आपके घर में सीनियर सिटीज़न है जिसका हम 80D में 50,000 तक बेनिफिट भी ले रहे हैं, अगर ये सारे बेनिफिट्स आप ले रहे हैं और आपको फ़ायदा ओल्ड स्कीम में आता है, ओल्ड रिजीम में आता है, तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरना रहेगा। क्योंकि इस साल से हमारी जो न्यू रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर हमने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट न्यू ले लेता है, न्यू में ले लेगा। तो ये चीज़ है। तो इस बार सारे दर्शकों को, जो सारे टैक्स पेयर असेसीज हैं, उनको ये देखना रहेगा कि हम समय से पहले अपने CA या जो कंसल्टेंट है उनसे निर्धारित कर लें कि हम किस रेजिम में बेनिफिशियल है। और यदि आप पुराने रेजिम को लेना चाह रहे हैं तो जो कर की ड्यू डेट है, अब इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी सर? जो इंडिविजुअल असेसी है वो 31 जुलाई तक रहती है एज पर सेक्शन 139(1) के हिसाब से।
31 जुलाई तक आपकी रहेगी ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने तो की। मतलब 31 जुलाई के पहले उनको अगर टैक्स में छूट का लाभ लेना है तो मतलब ओल्ड रिजीम से अगर उन्हें Old भरना regime है में वो- तो 31 जुलाई के पहले वो अपना टैक्स फाइल करें। जी, और जो ऑडिटेड रहते हैं उनकी ड्यू डेट रहती है 31 अक्टूबर, तो जी। उनको उस समय से पहले ही अपना डिक्लेरेशन, मतलब सैलरी वालों के लिए तो कोई इशू नहीं है, वो फॉर्म में सिलेक्ट कर देंगे कि हमें ओल्ड में जाना है कि न्यू न्यू में जाना है। बट जिनके अब बिजनेस इनकम आती है उन्हें एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है 10 IEA, जो Okay. रिटर्न भरने से पहले उन्हें भरना पड़ेगा। वो सरकार को बताएंगे कि हम पुरानी रजीम लेना चाहते हैं। तो ये जी। थोड़ी चीज़ें हैं, इस साल उनको ध्यान रखना ध्यान में पड़ेगा। रखना। जी और समय समय पर अपने सलाहकार से या किसी भी जो वहाँ पर आपके सर्टिफाइड टैक्स ऑडिटर्स हैं उनसे संपर्क में बने रहना होगा। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली खुद भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट आगे कई नोटिस या कोई और परेशानी ना आए, समस्या ना इसीलिए हो। आप जो भी कर सलाहकार हैं आपके, जो CA हैं आपके, उनसे कंसल्ट करके ही आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि क्या रहता है कि कई बार आप जो है जाने अनजाने में कोई गलती कर जाते हैं और उसके बाद आपको समस्या का सामना करना Right, पड़ता है। जी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दर्शकों ध्यान में रखें कि अपनी ड्यू डेट, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजेश दुबे जी जबलपुर से। राजेश जी नमस्कार। जी सर, आपको नमस्कार। जी सर, प्रश्न आपको पूछिए। और जो आपके साथ में गेस्ट आए हैं मेरा, उनको भी नमस्कार करता हूँ। जी मैं जबलपुर से राजेश दुबे बात कर रहा हूँ। जी सर। और सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जी एक्चुअली मेरे पिताजी नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया 25 साल पहले। ओके। और मेरी माता जी हैं जो कि 72 ईयर्स की हैं। और मेरी माता जी के नाम पे एक दूसरे शहर में मेरा एक मकान है। ओके। तो उस मकान को हम बेचना चाह रहे हैं। अगर हम उस मकान को बेचते हैं तो मान लीजिए कि वो 40 लाख का बिकता है। ओके। तो उस 40 लाख को अगर मेरी माँ ये चाहती है कि वो उसको फिक्स कर दें, जिससे हर महीने उनको पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता रहे। जी जी। तो अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो क्या अभी कानून में कुछ ऐसा संशोधन है कि उस 40 लाख के ऊपर उनको कोई टैक्स ना लगे? ओके। या हम उसको किस तरह से निवेश करें? मैं आपसे इसके ऊपर सलाह चाहता हूँ। और राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर इस आप प्रश्न को अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें आप दोनों के एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो सोनी जी, देखिए मैम आपसे पूछता हूँ जी। कि इन्होंने 40 लाख में घर बेचा, हाँ तो जी। ये नहीं बताया कि कितने में घर कितने में लिया, खरीदा। घर जी, खरीदा था। हाँ। अगर ये चीज़ क्लियर होती तो शायद कैपिटल गेन का गेन भी निकल जाता। ये रेंज में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चीज़ देखी जा सकती थी। राइट, खैर अपन उसको छोड़ें। अभी जो इनका प्रश्न था कि उसके पहले जो है सोनी जी आपको ये बताना होगा कि इनको फिक्स आय किस तरह से प्राप्त होगी, फिर उसके बाद कंचन जी आपको ये बताना होगा कि उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इस पर किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, निर्धारित की जाएगी और इन्हें टैक्स भरना होगा। जी जी। तो दुबे जी, एक चीज़ तो कैपिटल गेन की जो बात है तो कंचन जी कैपिटल बताएंगे गेन को आपको। अभी अपन जी। छोड़ देना पड़ेगा, जहाँ तक क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने कितने में खरीदा था। जी जी। जी। तो जहाँ तक आपके Fix income की। ऐसे टूल आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पास ऐसा मार्केट में टूल अवेलेबल है कि आप उसको कहीं आप डाल दें और हर महीने आपको पैसे मिलते जाएं, तो देखिए बिल्कुल हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। भारत सरकार की जो रेगुलेटेड संस्था है RBI, बैंकों के पास भी हैं और जो बीमा कंपनियां हैं उनके पास भी ऐसे प्लान उपलब्ध हैं और लगभग सभी के पास हैं। तो आप वहां पर वन टाइम जो भी आपका पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करें और अगले महीने से ही आपको निश्चित रकम मिलना शुरू हो जाएगी और वो एक बार जो फिक्स हो जाएगी तो ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगी। दो तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक में ये है कि जब तक जिस व्यक्ति के नाम से पैसा जमा है, जब तक वो व्यक्ति है तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा और जब वो नहीं रहता है तो जो भी आपने कार्पस जमा किया है वो कार्पस नॉमिनी को वापस हो जाता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा विकल्प ये है कि जब तक जमा करने वाला व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसको पैसे मिलते हैं और लास्ट में कॉर्पस भी नहीं मिलता, लेकिन उस स्थिति में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जो मासिक आय होती है वो ज़्यादा होती है। अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये बीमा कंपनियों के पास ये विकल्प उपलब्ध हैं
और बैंकों के पास आपका एफडी उपलब्ध है जो कि 5 साल और 6 साल जो भी अधिकतम आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 8 साल 4 महीने के लिए होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है। तो बैंकों में भी जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी ये स्कीम्स अवेलेबल है। लेकिन जो बीमा कंपनियों के पास है वो लाइफ टाइम के लिए, एक बार म्यूचुअल फंड वगैरह में भी जा करके म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखें कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड का सलाहकार है उससे आप ये बताएं कि आप गारंटीड रिटर्न वाले में पैसा ही इन्वेस्ट करें, डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करें, तो वहाँ से आपको निश्चित आय मिलती रहेगी। अगर आप इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा उसमें जो आय है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। और दूसरा, वैसे भी इस उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहिए। माता जी जिस उम्र में हैं तो इस उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप जो भी गारंटीड इन्वेस्टमेंट वाले टूल्स हैं, डेट जिनको बोलते हैं, वहाँ जो आपके टूल्स हैं वो आप अपने सलाहकार से बोलें, वहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। कंचन जी, अब इस पर जो इनकम अराइज हो रही है प्रति माह, जैसा कि सोनी जी ने कहा कि नेक्स्ट मंथ से भी आप इनकम ले सकते हैं या जैसे भी इनकम आप रिसीव करेंगे, तो वो अलग अलग विधाओं में जो उनको इनकम मिलेगी उस पर टैक्स लायबिलिटी का गणना किस तरह से की जाएगी? जी, पहले तो अतुल जी, मैं इनका पहला जो ये प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि कैपिटल गेन अराइज होगा कि नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पिताजी के बाद इनकी माताजी को उनको पैतृक की संपत्ति रहेगी। तो दुबे जी, राइट? दुबे जी, आप राजेश दुबे जी, तो राजेश दुबे जी, आप एक बार ये देखिएगा कि जैसे ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब पैतृक संपत्ति आपको आई है, तो वो संपत्ति हमने कब खरीदी थी, अगर आपके पास उसकी कोई जानकारी हो तो उससे पहले तो आप ये निकाल पाएंगे कि अपना कैपिटल गेन उसको बेचने से कितना हुआ है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा रहेगा। आप थोड़ा जानकारी लीजिए कि वो कब की संपत्ति है। अगर आपके पास वो वैल्यूएशन नहीं है तो आप जो एफएमई जैसे फेयर मार्केट वैल्यू हम बोलते हैं 2001 की, वो भी आप जानकारी लेके उसके बेसिस पे आप पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करवाइए। और उसके आधार पे देखिए, कैपिटल गेन होगा, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, वो अलग चीज़ है। अगर आप टोटली इन्वेस्टमेंट ऐसा अलग जगह करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात हो जाएगा। मतलब उनके लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर कैपिटल गेन मान के चलिए 5 लाख आता है, वो हमने कहीं इन्वेस्ट करा तो वो हमें कैपिटल गेन फ्री हो जाता है। और अगर ये पूरा का पूरा सम वो कहीं ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे आय प्राप्त करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप अपना कैपिटल गेन की जानकारी लीजिए। अभी कुछ सूचना हमें अधूरी है तो उसके बेसिस पे नहीं बता पाएंगे, सलाह नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो दूसरा आपने जो कहा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है वो कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नए रिजीम में जाएंगे तो 7 लाख तक तो कोई उनको टैक्स भी नहीं रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको टैक्स फ्री रहेगी। तो वो जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके बेसिस पे ही वो चीज़ निकाली जाएगी। जी जी। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप पहले कैपिटल गेन निकालिए, उसके बाद आप जाइए जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। जितना पैसा कैपिटल गेन है तो वहाँ आप बॉन्ड्स में, जैसे आपने सुरक्षित बताया, तो 54 EC के जो बॉन्ड रहते हैं वो भी आपको 5.25 साढ़े 5 का रिटर्न देते हैं। 5 साल का लॉक इन रहता है और वो सुरक्षित रहते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर आप पूरा जो अमाउंट है उसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है कि आप जो है सबसे पहले तो अपनी कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी का आकलन करें, फिर उसके बाद आप नियमित आय की तरफ जाएं। और नियमित आय में भी ये देखिए कि कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जैसे सीनियर सिटीजन का आपने बताया कि सीनियर सिटीजन के सोर्सेज में, एवेन्यूज़ में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना टैक्स बचा पाएंगे, है ना। और अगर जैसे म्यूचुअल फंड या अदर उसमें जाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी या कर निर्धारण का कुछ कैलकुलेशन में आ सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी मासिक आय प्रतिवर्ष मिल रही है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है एक और प्रश्न उठता है कंचन जी कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम अगर देखा जाए तो किस हद तक की इनकम वालों को न्यू रिजीम में जाना चाहिए या किस हद तक की इनकम वालों को जो उन्होंने अदर छूट लेने के बाद भी उनकी टैक्स लायबिलिटी के अंतर जो है बिल्कुल नॉमिनल हो या
कहाँ पर उनको ज़्यादा बेनिफिशियल हो? अतुल जी, इसमें तो अगर हम जनरल देखें, इन जनरल मैं वही सबसे यही कह रही हूँ कि आप इन जनरल ओपिनियंस पे नहीं जाए, क्योंकि हर एसएससी का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया रहता जी, है। बिल्कुल। बट अगर मैं जनरल देखूं और आज की जो हमारी यूथ है, जैसे हम पुराने समय से जो एसएससी है वो 1.5 लाख तो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट एटीसी में करते ही थे। एक उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की ली हुई है, और वो बरसों बरस उनको जमा करना ही है। तो अगर जनरल डिडक्शन 1.5 लाख और मैं 25,000 का ये लेके चलती हूँ, तो नो डाउट अभी न्यू रिजीम में जो उन्होंने टैक्स कट रेट कट किए हैं टैक्स के, तो उनको नई कर व्यवस्था में ज़्यादा फायदा रहेगा। बट अगर कोई एक ऐसा एसएससी है, मान के चलिए जिसकी 15 लाख अगर हम उसकी सैलरी मान मानते लेते हैं, हैं। ठीक है, और उन्होंने हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, उस पर मैं हाईएस्ट लिमिट हाँ, मानती हूँ सारे कि टैक्स अप्लाई कर हाँ, टैक्स रिबेट्स सारी अप्लाई कर। रिबेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो 24B में वो अपने 2 लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंगे, जी। 1.5 लाख का उन्होंने एटीसी में ले लिया, 50,000 उन्होंने एडिशनल एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया, जी। और 50,000 जैसे हमने आपको बताया 80D में, अगर आपके Senior citizen सीनियर के- सिटीजन है पेरेंट्स, तो आप 50,000 वहाँ वैसे पे ले भी उन्होंने- सकते हैं, और उनको जनरल स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मिलेगा। मिलेगा। इस अवस्था में क्या रहता है, 10-15 लाख की सैलरी में से 5 लाख तो आपके डिडक्शंस माइनस हो जाते हैं, तो आप आ जाते हैं 10 लाख की 10 इनकम लाख पे। के ब्रैकेट में आ वो गए। 10 लाख के ब्रैकेट पे जो आपका टैक्स लगता है, आपके वर्किंग के हिसाब से हम देखेंगे तो 1,20,000 या 1,17,000 के बीच में रहता है। जी। और जब हम यही न्यू रिजीम में जाते हैं तो इस पे आपका टैक्स लगेगा 1.5 लाख के, 145 या 150 के आसपास। तो आप इस अवस्था में नई टैक्स जो रिजीम में ना जाके ओल्ड में आप बेनिफिशियल हो जाएंगे अगर आपका आय 15 लाख रुपए तक है और आप सारे एग्जम्पशंस ले क्लेम रहे कर रहे हैं। बहुत और अच्छा। अगर नॉर्मली हम देखें तो अगर 10 लाख की किसी की इनकम है, जी। तो देखा जाए और सिंपली हम उसमें जो अपना रहता है न्यू रिजीम में देखें तो उस पर सीधा सीधा टैक्स आता है 54 या 55,000, मतलब हार्डली 5% या 5.5% आपकी सैलरी का जो है वो टैक्स लगेगा। टैक्स कटेगा। और यहाँ पर अगर आप एटीसी ले रहे हैं और केवल जनरल डिडक्शन जैसे 25,000 का आपका इंश्योरेंस तक का है वो ले रहे हैं, तो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि ओल्ड में आपको 70,000 अराउंड आपका टैक्स लग जाता है। टैक्स लग जाएगा। तो देयर आर सिनेरियोज वेयर यू हैव टू कैलकुलेट, आपको ये निर्धारण करना पड़ेगा कि आप कौन से कर अवस्था में बेटर एग्जैक्टली। रह तो रहे हैं। यहाँ पर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दर्शकों अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों सिंप्लीफाइड तरीके से हैं। अगर आप छूट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने सारे वो निवेश करके रखे हैं जिनसे आपको कर लाभ लेना है, तो उसके बावजूद भी कई बार आप अगर कैलकुलेट करेंगे या अपने किसी सलाहकार से पूछेंगे, तभी जाकर के आप ये गणना कर पाएंगे कि उचित टैक्स किस तरह से भरा जाए और किस तरह से मैं सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए टैक्स बचा करके कौन सा रिजीम मेरे लिए सूटेबल होगा, तभी आप जान पाएंगे। जी बिल्कुल। और नई टैक्स रिजीम में ये एक एसएससी को बेनिफिट है, उन्हें कोई इनकम प्रूफ नहीं देने, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स नहीं देने हैं। हाँ, जो अपन दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते रहते हैं उससे बच जाएंगे। आपने सारे क्लेम करना है तो वो नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं देना है, सीधा एक सिंप्लीफाइड वे है, आप अपनी इनकम बताइए और टैक्स कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे इनकम का प्रूफ तो देना पड़ेगा कि आपको इनकम कितनी? हाँ, इनकम प्रूफ तो सर वो देना मैंडेटरी ही डॉक्यूमेंट है। जी जी। अब बात आती है सोनी जी, ये टैक्सेशन और सारी चीज़ें करने के बाद, जैसा कि अभी अपन लोग सीनियर सिटीजन के हेल्थ का बात कर रहे थे, उनके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि ये किस तरह से प्रभावी होता है, या इसका लाभ एक आम व्यक्ति जो इसके बारे में बहुत नहीं जानता वो किस तरह से ले सकता है। तो अतुल जी, जो आपने प्रश्न किया है हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी, बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले हमारी एवरेज लाइफ 60 या 65 साल, अभी 80 मतलब 75 क्रॉस कर चुके हैं, 78 के आसपास है। और इसका क्रेडिट जाता है मेडिसिन टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ मेडिसिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, हम प्राउड फील कर सकते हैं अपने देश के ऊपर कि हमारी मेडिसिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत डेवलप हो चुकी है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, अदर कंट्रीज। तो लेकिन
इंडियन मार्केट के हिसाब से जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, अभी भी अगर प्राइवेट नर्सिंग होम्स की बात करें या और दूसरे जो हॉस्पिटल्स की बात करें, थोड़ा कॉस्टली है जी। तो भगवान ना करे कभी कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो हमारा कंप्लीटली फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेडिकल मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। आप अगेन वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने खर्च कर रहा है या 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो अगर वो किसी महीने 9,500 कमाएगा तो भी उसका काम चलेगा, लेकिन उस 500 रुपये में फ्यूचर में जो बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है हेल्थ एक्सपेंसेस से, मेडिसिन से रिलेटेड, वो उसको कोप अप कर सकता है। हाँ। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपके पास, अब देखिए जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, नाम लेने में डर लगता है उनका अगर प्राइमरी स्टेज में पता लग जाए, कैंसर है, अगर प्राइमरी स्टेज में पता लग जाए तो क्यूरेबल है, सेकेंडरी स्टेज में पता लग जाए तो क्यूरेबल है, इवन आजकल तो और मतलब लेट स्टेज में पता लगे तो भी क्यूरेबल, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है। इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए और बहुत सस्ता है। आप लोगों को ऐसा लगता है दर्शकों कि इंश्योरेंस बहुत महंगा है, अभी भी हमारे देश में इंश्योरेंस बहुत सस्ता है। अगर आप रियल इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ ना मिक्स करें। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। एक 20 लाख रुपए का एवरेज लाइफ, अगर 20 लाख रुपए का कवर लेते हैं कैंसर का, तो हार्डली साल का 7,000 8,000 रुपये प्रीमियम आता है, जो कि बहुत बड़ी सेफ्टी देता है। हाँ, आप मतलब ये श्योर हो जाते हैं कि अब इससे जो है 10 लाख 20 लाख का जो भी खर्चा होगा वो मिल अगर जाएगा। आप एक बार हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरा ऐसा कुछ रहा कि मैं एम्स ट्रैवल किया तो कैंसर वार्ड में मैं देखता हूँ तो लाइन लगी हुई है, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। इसमें अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो अच्छा हो कि जब भी आपका पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस करने वाला फ़ोन लगाए तो आप उसका स्वागत करें, उसको बुलाएं और उससे समझें कि है क्या बेसिकली और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उससे भागिए नहीं, उससे समझिए, और फिर अगर आपका फाइनेंशियल अलाउ कर रहा है तो आप उसको करिए, नहीं कर रहा है तो थोड़ा और पैसा कमाइए और करिए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि अगर आपने जो गोल बना के रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने एक हमसे दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। आपको अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपना हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, बोलो जी। आपको अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाइयाँ। आप अपने प्रश्न को पूछिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था कि मेरा 8-9 म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। 8-9 म्यूचुअल फंड में? कम म्यूचुअल फंड करना चाहता हूँ, 4 या 5 जी। तो मैं जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालूं और वो म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो हाँ। क्या टैक्स लगेगा क्या? हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न आपका? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इनका, अनिल जी का प्रश्न बड़ा सिंपल सा है मैडम, ये प्रश्न आपके लिए है कि इन्होंने 8-9 अलग अलग विधाओं में जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है म्यूचुअल फंड के लिए। अब इनका कहना है कि वहाँ से ये पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं और विड्रॉ करके इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं 4-5 म्यूचुअल फंड में। तो अगर ये पैसा विड्रॉ करते हैं तो इनके ऊपर टैक्स और ये कह रहे हैं कि वापस हम म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, तो क्या वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर आएगी? जी हाँ, बिल्कुल अनिल जी, एक्चुअली आप जो करना चाह रहे हैं ये भी एक कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन रहता है। लाइक आप उससे विड्रॉ करके आप स्विच कर रहे हैं दूसरी जगह पर, आपने जो पहला म्यूचुअल फंड है उसे बेचा तो वहीं ट्रिगर हो जाता है कैपिटल गेन आपका। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के केस में भी आपको कुछ छूट दी जाती है 1 लाख रुपए तक का अगर आपका गेन रहता है, तो ये ट्रांजैक्शन सेपरेटली डील होता है। फिर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे सेपरेटली डील करेंगे, क्योंकि आपने जो म्यूचुअल फंड रखा उसमें आप ये मत समझिए कि पूरा का पूरा टैक्सेबल रह जाता है। वो कैलकुलेशन होता है, आपने केवल आपका गेन जो रहता है, जो आपने अर्न किया उस पैसे पे, वो ही टैक्सेबल रहता है। तो आप ये दोनों ट्रांजैक्शंस अलग ही माने जाएंगे। जी, बिल्कुल और सही। इस टाइप का फंड है, ये हाँ, है, हाँ, कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना Exactly. ट्रांजैक्शन हुआ है, टैक्स सेविंग है, क्योंकि टैक्स सेविंग में आप 3 साल तक नहीं निकल सकते हाँ, हैं। वहाँ और पे हाँ, वहाँ पर आपको छूट रहती है। ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है। एग्जैक्टली।
तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या हैं। अगर ELSS के हैं तो 3 साल के लिए आप ब्लॉक है उसे बेच नहीं पाएंगे। अगर आपने और कोई उसमें जाकर के कैटेगरी में जाकर के परचेस किया है तो आपको देखना होगा कि क्या वो साल भर से अधिक हैं। अगर साल भर से अधिक हैं तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप 1 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो मैडम उस पर जो है टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी सर उस केस में रहेगा जो आपका स्लैब रेट रहता है ना, स्लैब like रेट आप रहेगा, उसके उसके हिसाब आधार से पर आपको टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म में 1 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो 10% के हिसाब से आपका टैक्स रहता टैक्स है। बनेगा। जी। तो मैं समझता हूँ अनिल जी आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल चुका होगा। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने वंदना कंचन जी आपने कहा था कि अगर हम ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कागज़ों का काम नहीं करना होगा, हमें बहुत सारे रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई व्यक्ति पुराने रिजीम में जाता है तो उसको कौन कौन से कागज़ रखने पड़ेंगे टैक्स फाइल करने के पहले? जी, जैसे अतुल जी हम बात कर रहे हैं, मैं एक इंडिविजुअल असेसी जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके बारे में अगर बात करते हैं हम, तो उस दशा में क्या रहता है, हम बस एक सिंपल सी भाषा समझ लें कि हम जो भी दिखा रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको हमें प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस होना चाहिए। मतलब हमारी इनकम है तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम का फॉर्म, जैसे हम कहीं सैलरी आती है हमें तो हमारे एम्प्लॉयर हमें फॉर्म 16 इशू करते हैं, तो वो हो गया हमारा इनकम प्रूफ। हम HRA मतलब जैसे कोई HRA क्लेम क्लिक करते हैं हाउस के लिए जो रेंट पे करते हैं उसका वो अलाउंसेस लेते हैं, तो उसके लिए उनका प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट होनी चाहिए। अब आते हैं हम, आप अगर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो 80C में हम LIC के पॉलिसीज़ जो रहेंगे उसका प्रीमियम पे करते हैं, उनकी रिसीट्स हो गई। कोई सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPF में करते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। 80D में आप करते हैं तो आपका वही प्रीमियम रिसीट आ गई। आप अगर डोनेशन करते हैं तो डोनेशन की रिसीट्स आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप अपने पास रखेंगे, और ये भी इनके पास व्यवस्था है, अगर इन्होंने इनके एम्प्लॉयर ने न्यू रिजीम में इनका टैक्स डिडक्ट कर दिया असेसी का, और अगर इनके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं और अभी उनका टैक्स कम आ रहा है, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, लाइक जैसे 31 जुलाई से पहले आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप कंपेयर कर दीजिए कि दोनों में से किस में कम टैक्स आ रहा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते ओके। हैं। तो भले ही एम्प्लॉयर ने इनका न्यू रिजिम लिया हो, ये अगर देखेंगे कि कर लाभ मुझे ज़्यादा ओल्ड रिजिम में मिल रहा है तो ये ओल्ड रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। बट इन इंडिविजुअल्स के लिए सरकार ने ये भी बेनिफिट दिया है कि हर साल ये स्विच कर सकते हैं, चाहे तो कभी न्यू में कभी ओल्ड में, जैसे इनको बेनिफिट मिले तो उसमें ये आ सकते हैं। अगर इनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो जी क्या बात। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ। जी कंचन जी ने बहुत अच्छे से इसको एड्रेस किया है। जी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड रिजिम में जाइए, नहीं है तो न्यू रिजिम में जाइए। ये मतलब नट शेल में अगर हम बात को ख़त्म करना चाहें। बट मैं इसमें आप एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट और रिस्क कवरेज इन दोनों को हमारे यहाँ पर एक बार मिला के देख लीजिए कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया, अगर मैंने टर्म प्लान लिया तो मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं इसको टर्म प्लान में इन्वेस्ट करूं। तो ये हमारे अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि कुछ हमें रिस्क कवरेज करना रहता है हमारी लाइफ का। हमारे जैसे विनोद जी ने अभी हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, इन चीज़ों को कवर करना इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स रिस्क कवरेज। ये आप बेसिकली आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जी। और अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करते हैं तो भविष्य की जितनी भी प्लानिंग है वो सब बेकार हो जाएगी। जी, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं बट आपने अपनी लाइफ और अपने हेल्थ को अगर आपने अपने आप को ही सुरक्षित नहीं किया तो एक समय में अगर आपके ऊपर भगवान न करे कोई परेशानी आती है, किसी तरह की फ्यूचर अनसर्टेनिटी आती है, तो सबसे पहले आप अपने निवेश और गोल को ही तोड़ेंगे और वहां से पैसा निकाल करके उस तरह की फ्यूचर अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग वहीं पे खराब हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, रिस्क कवरेज इज अ डिफरेंट थिंग। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अगर सरकार हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिट देगी तो ही हम इन्वेस्ट करें,
रिस्क कवर करें, ये थॉट हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर आपको कर लाभ या किसी तरह का छूट या किसी तरह का फायदा मिल रहा है तो ही हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। इस रूढ़वादिता सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको कर लाभ या बहुत सारी चीज़ों के अलावा भी ये सोचना होगा कि किस तरह से हम सुरक्षित रहें, हमारा फ्यूचर जो है सेफ सिक्योर्ड रहे। बहुत अच्छी बात है कि मतलब वहाँ पर हम अपनी प्रायोरिटी या अपनी सुरक्षा की प्रायोरिटी को ऊपर रखें। बिल्कुल। चलिए, तो अब एक बात ये आती है कि कई बार विनोद सोनी जी, आपसे मेरा प्रश्न होगा कि हम प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी जनरेशन को खूब आगे पढ़ाना चाहते हैं या मतलब विदेश भेज करके पढ़ाना चाहते हैं, हायर लेवल की एजुकेशन देना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में हमें अपने निवेश को कैसे कहाँ पर सुरक्षित भी रहे और उस समय पर जब हम अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए हमें फंड की ज़रूरत हो तो हमारा निवेश बढ़ करके भी मिले, सुरक्षित भी रहे, ऐसा कौन सा निवेश का विकल्प आप जो है सुझाएंगे? तो अतुल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 200% के आसपास है, जहाँ सामान्य महंगाई दर 6% 7% है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हम प्लानिंग करें, पहली चीज़ तो अर्ली स्टार्ट करें। दूसरी चीज़, आपकी जो गोल है, आपकी जो ड्रीम है, आप अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं, किस लेवल का एजुकेशन कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका जो फाइनेंशियल सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार है, आप उससे चर्चा करें कि सर मुझे आज के 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे मेरे बच्चे को एजुकेशन के लिए। आपका जो फाइनेंशियल सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार है, वो विभिन्न प्रकार के जो टूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेगा। आपकी रिस्क एपेटाइट देखेगा कि आपकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, आप किस तरीके, आपकी जो इनकम की सर्टेनिटी है वो किस तरीके की है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से वो एक आपको बेहतर सलाह देगा, बेहतर विकल्प देगा। और मतलब आप अकेले खुद प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप नेट पे ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बट मेरी सलाह यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम अनुभवी से अगर अनुभव के माध्यम से आप इसकी प्लानिंग करिए। बिकॉज मैंने आपको बहुत एक ऐसा एग्जांपल बताया, आईआईटी की फ़ीस जो कि साल 90-91 में 251 रुपये हुआ करती थी, हॉस्टल की मिला के आज वो 8 से 9 लाख रुपए साल की हो गई है। सो आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है, तो आप उसी हिसाब से अपने सलाहकार से चर्चा करके और प्लानिंग करें। अब मेरा प्रश्न कंचन जी आपसे है कि देखिए, ये आप भी समझ रहे हैं कि जैसा अपन ने चर्चा के आरंभ में ही डिस्कस किया था कि कोरोना के बाद जो है बहुत सारे मीन्स 50% न्यू डीमैट अकाउंट्स खुले, युवाओं का आकर्षण शेयर मार्केट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट उस हिसाब से उनको रिटर्न भी देता है, लेकिन कई बार शेयर मार्केट उनके मतलब इन्वेस्टमेंट को भी जो है फिनिश कर देता है और फिर वो खाली हाथ लौट करके आते हैं। इस पर जो है एक थोड़ा सा आप हमारे युवाओं को मैसेज भी दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस पर टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन किस तरह से होगा। बिल्कुल सही आपने कहा अतुल जी। ये आज का दौर देखा जाए तो इंटरनेट एरा हो गया है, यहाँ हमें बहुत इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले शेयर मार्केट में ट्रेड करना या ये चीज़ें हमारी रीच से काफ़ी दूर हुआ करती थी। अभी ये चीज़ें काफ़ी इजी हो रही हैं हमें, और काफ़ी यंग जनरेशन जो टेक सेवी हैं वो भी इसमें बहुत ही हाथ आजमाना चाह रहे हैं। कई बार वो F&O में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉसेस लेते हैं। तो इट्स लाइक ये लॉस बनाना, प्रॉफिट बनाना, ये जस्ट जैसे हम नया बिजनेस करते हैं तो उसमें कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये बिज़नेस के साथ हमें सीखने को मिल जाता है कैसे हम बनाते हैं। बट इस सब में क्या रहता है कि हम जो बिज़नेस है उसकी इनकम कहाँ रिपोर्ट करनी है, टैक्स ऑडिट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये पुराने टाइम से चली आ रही है तो हमें पता है। बट नए अभी ये जो जितना भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, क्या आपका ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, बिजनेस कैटेगरी में है, स्पेक्यूलेशन है, आप इंट्राडे कर रहे हैं, F&O कर रहे हैं, दे आर मल्टीपल थिंग्स।
इन शेयर Options, हाँ, मार्केट। सो आप जब भी ये चीज़ें करें, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये सारा बैंकिंग चैनल से रूट होता है तो एवरीथिंग इज़ रिपोर्टेड। आप चाहें हर जगह वो रिपोर्ट होती है, आपके बुक्स में भी दिखती है। तो बेटर इज़ आप जी। ईयर एंड पे पहले चाहे लॉस है या जी। प्रॉफिट है। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बिल्कुल, अर्चना बिल्कुल। त्रिपाठी जी। हाँ जी, हाँ जी। अर्चना जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। आपको अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। जी जी सर, आप आपको निवेश भी। करते हैं जी हाँ, बिल्कुल आज ही करी है मैंने, आज ही कुछ गोल्ड अक्षय खरीदा है। तृतीया को? जी जी, हमारे यहाँ पहले के समय से हमारी सासू माँ, मेरी माँ, हम लोग गोल्ड में निवेश करते रहे हैं। क्या तो बात है, मैंने मतलब आज पीढ़ी गोल्ड में दर निवेश पीढ़ी किया आप है। निवेश करते हैं। जी जी जी। तो सर मेरी ओर से भी आप सभी लोगों को नमस्कार और श्री परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रश्न पूछिए आप अपना। सर मुझे प्रश्न ये पूछना है कि मैं और मेरे हस्बैंड ने एक मकान बनाया था, करीब 20 से 25 साल लगभग उसको हो गए 25 साल बनाए हुए। पहले? जी, एक मकान बनाया था। हाँ। और उस मकान को हमने बनाया तो ये नहीं सोचा कि उसका कुछ हिसाब रखें कि हमने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया या क्या उसमें लगाया। तो मुझे उसकी लागत की हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। जी। अब आज अगर हम उस मकान को बेच रहे हैं, हाँ। और बेचने के बाद अगर उसको हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करके हर महीने पेंशन टाइप का एक अमाउंट लेना चाह रहे हैं, तो क्या हम कोई टैक्स के लायबल बनेंगे? क्या हमको इनकम टैक्स चुकाना होगा अगर उस मकान को बेच की जो रकम बैंक में जमा होती है तो जी। उसके ऊपर? तो आपको ये नहीं पता है कि आपने वो मकान कितने में लिया था या कितना उस पर बनाने पे खर्च किया था? नहीं सर, वो तो नगर पालिका की स्थायी पट्टे के ऊपर हमने वो मकान बनाया था। अच्छा। और उस पे इन्वेस्टमेंट कितना किया था ये ना इनको याद है, ना कोई हिसाब रखा और ना जी। हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है। जी, मैं समझता हूँ। कंचन जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगी, तो अपन ये प्रश्न कंचन जी के पास ले चलते हैं। कंचन जी, इनका प्रश्न बहुत सिंपल सा है। ये मकान बेच करके होने वाले कर लाभ की गणना करना चाहती हैं और फिर वही पैसे को ये किसी फिक्स इनकम में निवेश करना चाहती है। समय की कमी है, आंसर हम संक्षिप्त में चाहेंगे। संक्षिप्त में मैं अर्चना जी आपको यही कहना चाहूँगी, आप 25 साल पुराना, मतलब ये 2000 के पहले का ही अपना मकान रहेगा। जी। तो इसमें हमें इनकम टैक्स का ये प्रोविज़न है कि आप 2001 की एफएमवी पता कर लीजिए, जो कलेक्टर गाइडलाइन रहती है या सर्कल वैल्यू रहती है। आप वहाँ से वो रेट निकाल के आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे बने हुए मकानों का, या हमारे नज़दीक में किसी ने बेचा उस समय, तो उसकी वैल्यूएशन क्या रहेगी उस समय में। 2001 की बात कर रहे हैं हम। आज के उसका इंडेक्सेशन हो जाएगा आज तक आपको, फिर आप जितने में आप उसको सेल कर रहे हैं और वो जो वैल्यू हमने 2001 से लेकर इंडेक्स करी थी आज तक, उससे उसको घटा दीजिए, आपको आपका कैपिटल गेन मिल जाएगा। रही बात MIS में जो आप इन्वेस्ट करने की है, तो वे फिर से एक कैपिटल गेन का वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आपको छूट मिलेगी। आपका मंथली स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैपिटल गेन नहीं बनता है तो आप बिल्कुल आप जैसा चाहें उसे इन्वेस्ट करिए। अगर कैपिटल गेन बनता है तो आप फिर कैपिटल गेन के सेक्शंस में आपको देखना पड़ेगा। समय का अभाव है, हम प्रश्न को उत्तर को बड़े संक्षिप्त में लेकर के ख़त्म करना चाहते हैं और साथ ही जो है हम आपको ये भी सजेशन देंगे कि आप किसी पास के सलाहकार से संपर्क करके उचित टैक्स लायबिलिटी की गणना करके आप निवेश करें। वही उनको ये इंडेक्स वैल्यू और ये बता सारी पाएगा। जानकारी दे जी, पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जो है हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारी दी। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ढेर सारे टैक्स लायबिलिटी और टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार। अक्षय तृतीया की पुनः आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।